हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में सीपीआर इंडिकेटर यूज़ करते हुए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा और ये स्ट्रेटजी पेड कोर्स का पार्ट था। और जिनका ये स्ट्रेटजी है उनका नाम, आई होप मैं नाम प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। इस इंडिकेटर को लेके मैं आगे कुछ और वीडियोस बनाऊंगा और मैं कुछ और स्ट्रेटजीज बताऊंगा। सभी को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल था, तो आज का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर मैं आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी बताऊँगा। इस इंडिकेटर का यूज़ आप इंट्राडे लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कर ही सकते हो। आगे मैं आपको इस इंडिकेटर का यूज़ करते हुए मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जहां पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ आप स्टॉक्स में भी इसको यूज़ कर पाओगे और उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। और आपको पता है कि ऐसी वीडियोस बनाने पर यूट्यूब कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है, तो ये चैनल कभी भी बंद हो सकता है। तो आप मेरे से अगर जुड़े रहना चाहते हैं और आपको आगे फ्यूचर में पेड कोर्सेज पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे चलता हूँ। अब डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे चलते हैं। सीपीआर सीपीआर का फुल फॉर्म है सेंट्रल पिवट पॉइंट। सीपीआर पिवट पॉइंट का एक्सटेंडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है। तो सीपीआर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पिवट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक्स में बताऊँगा ताकि जिनको पिवट पॉइंट्स के बारे में नहीं पता उनको आइडिया लग जाए कि ये इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ ताकि सबसे पहले मैं पिवट पॉइंट को समझा सकूँ। आपने सर्च करना है CPR बाय KGS। ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक बार बस उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको पिवट पॉइंट के बारे में बताता हूँ, टिपिकली ये दिखता कैसा है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं क्या सेटिंग कर रहा हूँ तो आप वीडियो को आराम से देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। हमको जो चाहिए मैं अभी वही लगा रहा हूँ, जो बाकी अननेसेसरी चीज़ें मैं उसको हटा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है पिवट पॉइंट, बिल्कुल सिंपल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर 3 ग्रीन लाइन है और नीचे 3 रेड लाइन है और सेंटर में एक ब्लू लाइन है। ये जो सेंटर में लाइन है इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। और ये जो पहला वाला ग्रीन लाइन है इसको बोलते हैं R1, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। ये नेम से कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपली बताता हूँ। R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 1, R2 का मतलब रेजिस्टेंस 2 और R3 का रेजिस्टेंस 3। और ऐसे ही पीवोट का जो नीचे वाला लाइन है इसको बोलते हैं S1, S2, S3। S1 का मतलब सपोर्ट 1, S2 का मतलब सपोर्ट 2 और S3 का मतलब सपोर्ट 3। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो पीवट पॉइंट के ऊपर वाला लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस में नाम ले रहा हूँ इसका मतलब है कि ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली हमें रेजिस्टेंस निकाल के दे रहा है और ये जो नीचे वाला लाइन है ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट निकाल के दे रहा है। अब मैं आपको बेसिक्स में बताता हूँ कि जो पीवट पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो हम उसको बुलिश मानते हैं और पीवट पॉइंट के अगर नीचे प्राइस रहता है तो हम बेरिश मानते हैं। और ये जो R1 है ये पहला रेजिस्टेंस होता है कि मान लेते हैं अगर प्राइस इस लेवल से अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमारा पहला रेजिस्टेंस होता है कि इधर से शायद प्राइस रिवर्स कर जाए। और इन केस प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो अगला जो रेजिस्टेंस होता है ये लेवल होता है कि इधर से माइट भी प्राइस नीचे आ जाए। अगर ये लेवल ही ब्रेक हो जाता है तो अगला जो टारगेट होता है ये R3 होता है और यहाँ पर चांसेस होते हैं कि प्राइस इधर से रिवर्स कर जाए। तो आप इस लाइंस को आप टारगेट की तरह भी ले सकते हो और एक रिवर्सल एरिया की तरह भी देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस एक रिवर्स कर सकता है। और ऐसे ही अगर नीचे की बात करूँ, मान लेते हैं कि प्राइस पिवट पॉइंट के नीचे ऐसे जा रहा है तो हमारा जो पहला टारगेट होता है वो सपोर्ट 1 होता है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद प्राइस इधर से बाउंस कर जाए। बट इन केस नहीं करता है और नीचे आ जाता है तो हम इधर से फिर से शॉर्ट करते हैं और टारगेट होता है ये लेवल और इधर से रिवर्स होने का एक चांस रहता है। और इन केस प्राइस इधर भी सपोर्ट नहीं लेता और ये लेवल ब्रेक कर देता है तो अगला टारगेट होता है S3 और यहाँ पर ज़्यादा चांस होता है कि इधर से प्राइस बाउंस करे। तो ये जो लाइन से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है प्लस टारगेट भी आपको बताती हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ कि पिवट पॉइंट्स होते क्या हैं। ये जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने बेसिक में बता दिया ताकि आपको एक आइडिया रहे ये इंडिकेटर करता क्या है। अब मैं आपको CPR इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ।
तो यहाँ पर हमने R1 2 3 S1 2 3 और यहाँ पर 4 तक होता है, बट मैंने उसको नहीं लगाया, ज़रूरत नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि CPR के बारे में। अब यहाँ पर सिर्फ एक लाइन है, इसको बोलते हैं पिवोट। अब यहाँ पर एक डेली BC है और ये एक डेली TC है। जो पिवट पॉइंट है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसको मैं लाइन में कर देता हूँ। बाय द वे, आपको अगर ये डॉट वाली लाइंस अच्छे नहीं लग रहे तो आप इनको चेंज कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। इधर मैंने लाइन कर दी है। अब यहाँ पर जो सेंटर वाला लाइन है इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं टॉप सेंट्रल पिवट, और ये जो नीचे वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं बॉटम सेंट्रल पिवट। अगर आप जानना चाहते हो कि इसका फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है। ये जो पहला वाला लाइन है ये पिवोट का फॉर्मूला है, और ये जो नीचे वाले हैं S1 S2 और ये वाला जो है R1 और R2 का है। और ये जो दो लाइंस हैं ये है टॉप सेंट्रल पिवोट का, और ये जो नीचे वाला है बॉटम सेंट्रल पिवोट का फॉर्मूला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में CPR दिखेगा कैसे। इधर हम R1 R2 वापस लाते हैं, R2 रहने देता हूँ ताकि और सिंपल दिखे। अभी S1 लगाता हूँ। यहाँ पर जो रेड वाला लाइन है ये है S1 और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये है R1। R मतलब रेजिस्टेंस, S मतलब सपोर्ट। ये जो टॉप सेंट्रल पिवोट लाइन है ये R1 और पिवोट के बीच में आता है, और ये जो नीचे बॉटम सेंट्रल पिवोट जो लाइन है ये S1 और पिवोट पॉइंट के बीच में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप कैसे पता लगा सकते हो कि निफ्टी के अंदर बड़ा मूव आ सकता है या नहीं आ सकता आज के दिन। इवन कि आप कल का भी कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर आप इन 3 लाइनों पर फोकस करना। ये CPR की लाइन है, इन पे आप फोकस करना। अब यहाँ पर ना 2 टाइप के आपको CPR देखने को मिलेंगे। एक जो जिनका रेंज जो है वो थोड़ा वाइड रहता है, और जो दूसरा रहता है वो थोड़ा सा नैरो रहता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो कल का CPR है ये थोड़ा सा नैरो है और आज के दिन का थोड़ा सा वाइड है। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज रहता है CPR का बहुत ही नैरो रहता है तो उस दिन मार्केट के अंदर बड़ा मूव आ सकता है, ट्रेंडिंग डे हो सकता है या फिर वोलेटिलिटी रहने वाली है। बट इन केस अगर CPR का जो रेंज है बहुत वाइड रहता है तो आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो CPR का लाइन है बहुत ही नैरो है। ऐसा लग रहा है कि इधर सिर्फ एक ही लाइन है, बट ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 लाइन है। यहाँ पर जो CPR है बहुत ही नैरो है, और इतना नैरो है कि अगर हम ऐसे देखते हैं ये हमें दिख तक नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो S1 का लेवल है इधर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इधर से बाउंस किया है, और नैरो इतना रेंज है कि मार्केट में मूव इतना आया नहीं है। बट जो नेक्स्ट डे है गैप अप होता है और 275 पॉइंट का हमें मूव देखने को मिलता है एक साइड से। अभी यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर R1 R2 जो है हमें उस टाइम उनका क्या करना है। अभी उसको इग्नोर करो। यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर सिर्फ फोकस करो कि अगर नैरो रेंज है तो उस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी या फिर एक ट्रेंडिंग मूव रहेगा। बट इन केस अगर उस दिन मार्केट में मूव नहीं आता है तो नेक्स्ट डे हमें मूव देखने को मिलेगा, और इसकी एक्यूरेसी 90% है कि आपको मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जब वाइड रेंज रहता है तो हमें मूव देखने को नहीं मिलता है, और इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर अगेन एक नैरो रेंज है, आप इधर क्लियरली मूव देख सकते हो। यहाँ पर आपका आई थिंक बहुत कॉमन सा सवाल होगा कि ये एक नैरो रेंज है और ये भी थोड़ा बहुत नैरो रेंज है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। तो हम किसको कंसिडर करें कि नैरो है और कौन सा वाइड है। अगर ये नैरो है तो ये वाइड होना चाहिए अगर हम कंपेयर करें, और इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा वाइड है। एक्चुअली इसका कुछ फिक्स रूल नहीं है। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इसको जज करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इस पे पकड़ बनेगा। अब ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो। बट एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में मैं CPR को एक्सप्लेन और करूँगा, मतलब कि और भी स्टडीज बताऊँगा। अब यहाँ पर इतनी सारी आप चीज़ें देख रहे हो, इतना आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बताया है ना, R1 R2 R3
R3 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। S1 S2 R1 R2 और ये जो CPR के ऊपर वाले तीनों लाइन है, आपने बस इस पे फोकस करना है। अभी मैं R1 R2 और S1 S2 नहीं लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे और आपको अच्छे से समझ आए। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि स्ट्रोक के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहेगी। सबसे पहले हमने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इधर टाइप करना है chartink.com। मैं आपको स्कैनर बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको प्रीमियम इसका सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी नहीं है, हालांकि मैंने ले रखा है, बट इस स्ट्रेटजी के लिए आपको प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी नहीं है। आपने क्या करना है, स्कैनर्स पे आना है और इधर सर्च करना है फ्रेश ऑल टाइम हाई और यहाँ पर आपने पहले पर ही क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दो स्टॉक मिल गए हैं। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मैं आपको दिखाता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई का स्टॉक है और यहाँ पर आप देखोगे कि इधर जो CPR का रेंज है बहुत ही नैरो है और इस दिन का जो मूव है आप देख सकते हो ये 4% ऊपर गया और ये अगले दिन भी कंटिन्यू रहा। अब यहाँ पर हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग में जाके बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमने करना है प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई पर हमने क्लिक करना है और इसको लगा देना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। यही दिख जाएगा, बस थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ और इनको मैं लाइंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से और दिखे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो CPR के साथ मैंने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का एक लाइन लगा लिया है। यहाँ पर हमने एक चीज़ और करना है, मैं भूल गया, वो है R1 और S1 को भी लगाना है। मैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ या फिर हम करते हैं इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेंटर वाला है ये है CPR और ये जो ऑरेंज वाला लाइन है ये है प्रीवियस डे हाई और लो और साथ में है ये R1 और ये है S1। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने फ्रेश ऑल टाइम हाई के स्क्रीनर के अंदर जो स्टॉक आते हैं आपने उनको चूज़ करना है नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपने स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एंट्री कैसे लेना है। सबसे पहले आपने देखना है कि स्टॉक ओपन कहाँ पे हो रहा है। आपने देखना है कि CPR के ऊपर ओपन हो, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हो, प्लस R1 के भी ऊपर ओपन हो। उसके बाद क्या करना है, आपने एंट्री लेनी है और R1 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है R2 R3 इवन की R4 तक भी जा सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर जो मूव रहता है वो बड़े ही आते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि जो R1 है इसके ऊपर ओपन नहीं हुआ है प्राइस, बट स्ट्रेटजी को समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि प्राइस इसके ऊपर ही ओपन हुआ है। यहाँ पर मैं कोई ऐसा स्टॉक ले सकता था जहाँ पर ये जो हमारे तीनों क्राइटेरिया है उधर मेट हो जाता, बट मैंने स्क्रीनर से ही स्टॉक उठाया। तो आप समझो कि इन तीनों क्राइटेरिया पर स्टॉक खरा उतरता है, मतलब प्राइस इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर ही ओपन होता है। और आप उसके बाद क्या करोगे, आपने टारगेट करना है R2 R3 इवन की R4, क्योंकि प्राइस जब ऑल टाइम हाई पर होता है तो उसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं बड़े आते हैं, तो आप बड़ी मूव कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं R2 R3 लगाता हूँ, R2 R3। तो यहाँ पर प्राइस R1 के ऊपर जब जाता है ये सिर्फ R2 और R3 के बीच में ही रह जाता है, ये R3 को टच नहीं कर पाता है। तो आपने साथ साथ में जो प्रॉफिट है वो बुक करते जाना है हर रेजिस्टेंस पे। अगर आप नहीं करना चाहते हो और आपको इंट्यूशन है कि जो पुल बैक है बहुत ही स्मॉल आ रहा है, प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। बट टेक्निकली मैंने आपको बता दिया कि R2 R3 R4 पर आप अपना जो प्रॉफिट है बुक कर सकते हो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर मैंने आपको टारगेट बता दिया, बट मान लेते हैं आपने जो एंट्री ली है वो R1 के ऊपर लिया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो R1 के नीचे होगा
और ऐसे ही मान लेते हैं कि आपका जो प्राइस है वो R2 के ऊपर चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो और R2 की नीचे लेके आ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपने अप साइड को कैसे प्ले करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउन साइड को आपने कैसे प्ले करना है। सबसे पहले आपने फ्रेश ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक नहीं लेने हैं, क्योंकि वो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आप जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको शॉर्ट नहीं करते हो, आप वीक स्टॉक को शॉर्ट करते हो। तो उसके लिए आपको कोई वीक स्टॉक पकड़ना पड़ेगा, जैसे कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, 2 मंथ का लो ब्रेक कर रहा है, 6 मंथ का लो ब्रेक कर रहा है, बेसिकली वीक स्टॉक होना चाहिए। तो उस केस में क्या करोगे आप, सबसे पहले प्राइस CPR के नीचे गैप डाउन होना चाहिए, प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे होना चाहिए, R1 नहीं, S1 के नीचे गैप डाउन होना चाहिए, उसके बाद आप उसको शॉर्ट करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, CPR के नीचे गैप डाउन होना चाहिए, S1 के नीचे और प्रीवियस डे लो के नीचे गैप डाउन होना चाहिए, उसके बाद उसको आप शॉर्ट करोगे। और टारगेट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, S234। यहाँ पर मैं वो लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है ये है S1 और ये जो है S2 और ये है S3। तो आप टारगेट करोगे S23 और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, मान लेते हैं आपने इस लेवल से शॉर्ट किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा S1 के ऊपर। और जैसे जैसे प्राइस आपके डायरेक्शन में जाता है तो आप स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल करोगे और हमेशा जो स्टॉप लॉस होगा वो S1 के ऊपर ही होगा। यहाँ पर आप इतनी सारी लाइनें देख के कन्फ्यूज़ हो रहे होगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं टिपिकली इसको कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं S1 रखता हूँ, R1 रखता हूँ और ये जो पिवट पॉइंट है वो प्लस प्रीवियस डे हाई और लो, और इनको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को बहुत क्लियरली पता रहे कि कौन से कलर वाला क्या है। फॉर एग्जांपल अगर R1 और S1 को लेना हमने, तो इसका हमने ब्लैक करा हुआ है और ये जो पिवट पॉइंट है इसको मान लेते हैं मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और जो इसके साथ वाले लाइन है उनको भी मैं कर देता हूँ ग्रीन और इसको भी कर देता हूँ ग्रीन और इनको मैं कर देता हूँ लाइन में कन्वर्ट। तो जो ग्रीन वाले लाइन्स हैं वो हो गया पिवट, ब्लैक वाला लाइन हो गया R1 S1 और ये जो ऑरेंज है या फिर येलो है ये है प्रीवियस डे हाई लो। ऐसे करने से थोड़ा सा बेटर भी दिखता है और अच्छे से पता लगता है कि कौन सी लाइन किस चीज़ की है। ऐसे नहीं तो मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है प्राइस इन रेंज से बाहर चले जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि इधर मुझे टारगेट देखना है, अगर मैंने इधर बाय करा हुआ है ऊपर मैंने देखना है तो मैं क्या करूँगा, R3 लगा लूँगा या फिर R2 लगा लूँगा और जैसे मेरा टारगेट हट जाता है मैं दोबारा इनको हटा देता हूँ ताकि जो प्राइस है वो क्लियरली दिखे। और ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत हाई है, 70 से 80% है, जहाँ पर आप पैसे बना पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आगे आने वाले टाइम पर इसी इंडिकेटर पर 2-3 स्ट्रेटजी और बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।